हाँ, नमस्कार। अभी लाइन में इंटरनेट में कुछ तकलीफ थी, इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। हमने ये आज के टॉपिक ये है कि हम डीजीपी के वेबसाइट पे जाके वहाँ के ईमेल आईडी निकाली है dgpms@mahapolice.gov.in, और हम जितने भी ईमेल भेजते हैं वो रिबाउंस होता है या रिजेक्टेड करके आता है। तो हम डीजीपी को हमारे जो तकलीफ़ें हैं या हमारे ग्रीवेंसेस हैं वो किस तरह से करें, ये हमको समझ में नहीं आता है। अभी मिसाल के तौर पे मैं आपको ये 2-3 इंसिडेंट्स बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो है इनका ईमेल आईडी है, और इसी ईमेल आईडी पे हमने 23 तारीख को भेजा था और हमने 19 तारीख को भी भेजा था, मगर ये बाउंस हो चुका है। इसलिए हम इनको कन्वे कैसा करेंगे, ये मुश्किल हो जाती है। हमारा ये जो ईमेल है उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो ये है कि आप सभी को मालूम है कि पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छे ऑफिसर्स बहुत हैं, मगर कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी नहीं करते। तो इसीलिए एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए हमने डीजीपी को खत लिखा है और एंटी करप्शन डीजी को भी खत लिखा है कि भाई आपके हर डीसीपी, एडिशनल सीपी, जॉइंट सीपी, एडिशनल डीजी और डीजी, इनके ऑफिस के बाहर एक बोर्ड होना चाहिए, और उस बोर्ड पे आपको ये इंफॉर्मेशन देना है कि आपकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। मतलब ये समझो कि आप एंटी करप्शन के डीसीपी हो या डीजी हो या एडिशनल सीपी हो या जो भी हो, तो आपके एज ए ऑफिसर ऑफ दैट डिपार्टमेंट आपकी ड्यूटीज क्या है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। आज आम आदमी को ये नहीं पता है कि भाई एक डीसीपी का ईओडब्ल्यू में क्या काम होता है, एक डीसीपी का एंटी करप्शन में क्या काम होता है, एक डीसीपी का जोन में क्या काम होता है, एक डीसीपी का हेडक्वार्टर्स में क्या काम होता है, ये किसी को भी पता नहीं है। और ये होना बहुत जरूरी है। ये होना बहुत जरूरी है इसलिए क्योंकि यहाँ अकाउंटेबिलिटी का सवाल आता है। हर डीसीपी और हर एडिशनल सीपी, जॉइंट सीपी के यहाँ बोर्ड लगना बहुत जरूरी है कि उनकी ड्यूटीज क्या है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ये जब तक आप उनको नहीं लगाओगे, आप हम पे जस्टिस नहीं कर सकते हो, और ये लगाने से आपके वर्किंग में बहुत फर्क पड़ जाएगा। दूसरी बात यह है कि हमको किसी को भी पता नहीं है कि अगर हमको एडिशनल सीपी के खिलाफ कंप्लेंट करना है, अगर हमको एडिशनल डीजी के खिलाफ कंप्लेंट करना है, अगर हमको डीजी के खिलाफ कंप्लेंट करना है, तो भाई हम किसके पास कंप्लेंट करें। तो ये भी जानना जरूरी है कि ये जो टॉप मोस्ट ऑफिसर्स है, इनके खिलाफ अगर किसी को कंप्लेंट करनी है तो वो किसके पास करे, तो उसके डिटेल्स, उसके नेम, डिजिग्नेशंस, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, आईडी, ईमेल आईडी, ये वहां लगना चाहिए कि आपको अगर इस ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करनी है तो दीज आर द डिटेल्स। अगर आपको उनको प्रोसिक्यूट करना है और आपको सैंक्शन टू प्रोसिक्यूशन लेना है, तो आपका सैंक्शन टू प्रोसिक्यूशन करने की अथॉरिटी कौन है, उसके टेलीफोन नंबर, उसके एड्रेस और उसके डिटेल्स, ईमेल आईडी वहां लिखना जरूरी है। उसके बाद में जीआर है गवर्नमेंट का 17/6/2016, उसमें अगर ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज होती है तो उसका तरीका लिखा है कि वो कंप्लेंट कैसा लेना चाहिए। मगर कोई भी पुलिस स्टेशन में कोई भी एसीपी, डीसीपी या एडिशनल सीपी, इनके यहाँ ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और ये कोई भी 17/6/2016 का जीआर के हिसाब से कोई भी रजिस्टर मेंटेन नहीं करते, जिसके वजह से आप अगर किसी ऑफिसर की खिलाफ कंप्लेंट करते हो तो उसके पास कोई भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, और ये आपको थका देते हैं। क्योंकि ये 17/6/2016 का जो जीआर है उसमें सिस्टमैटिक लिखा है कि 21 दिन के अंदर आप कंप्लेंट को बुलाओगे, उनकी मीटिंग करोगे, उनके सेटिस्फाई करोगे और उसके खिलाफ एक्शन के लिए प्रमोट करोगे। मगर ये काम नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये पब्लिक को जानकारी नहीं है और यहाँ बाहर कोई बोर्ड ने लगाया हुआ होता है। तो
तीसरी बात यह है कि जानकारी ये लिखनी चाहिए कि कोई भी ऑफेंस अप टू 3 इयर्स, कोई भी ऑफेंस अप टू 3 इयर्स होगा तो इमीडिएट एफआईआर रजिस्टर होना मांगता है, और 7 साल के ऊपर हो और 3 साल तक हो तो इमीडिएट एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए, 7 साल के ऊपर हो तो इमीडिएट एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए, और 3 साल से 7 साल तक की सजा हो तो फिर आपको 14 दिन का इंक्वायरी करने का टाइम मिलता है। मगर वो इंक्वायरी क्या है, ये हमको कभी कभी कोई जो करप्ट पुलिस है वो बेवकूफ बनाते हैं। इंक्वायरी का मतलब ये नहीं होता है कि वो कंप्लेनेंट को बुलाए या आरोपी को बुलाए या विटनेस को बुलाए और जो कंप्लेंट दिया हुआ है वो सच है या झूठ है उसकी जानकारी ले, या उनको एविडेंस जमा करने का कोई भी अधिकार इंक्वायरी में नहीं है। इंक्वायरी का मतलब सीधा है कि वो सिर्फ आपने जो या हमने जो कंप्लेंट दी है उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस दिखता है कि नहीं, और इंक्वायरी का जो अधिकार है वो सिर्फ 2G CRPC के तहत सिर्फ कोर्ट को होता है। कोई पुलिस ऑफिसर को इंक्वायरी का अधिकार नहीं होता है, और कोई पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन का अधिकार होता है। अब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस क्या मैं आपको बताना चाहता हूं। इंक्वायरी का मतलब ये होता है कि एफआईआर के पहले वो जो जानकारी लेते हैं कि हमारी कंप्लेंट में एफआईआर दिखता है क्या नहीं, कॉग्निजेबल ऑफेंस दिखता है क्या नहीं, उसको इंक्वायरी कहते हैं। और एफआईआर के बाद 154 सीआरपीसी के तहत वो पुलिस ऑफिसर को पावर आती है, किसी को वो समन्स करके वो बुला सकता है, उससे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है, वो उसको बोल सकता है कुछ एविडेंस है तो दे दो। तो ये डिफरेंस है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। और आपको और एक बताना चाहता हूं कि आरटीआई में अगर पुलिस ये कहती है कि हमारी इंक्वायरी चलो हम नहीं दे सकते, तो उनके खिलाफ आप एफआईआर रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने झूठा इंफॉर्मेशन दिया है। इसलिए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में बाधा आने के लिए वो क्लॉज है, इंक्वायरी के लिए नहीं। जहां तक कि पुलिस को इंक्वायरी करने का अधिकार है, पुलिस जो भी इंक्वायरी करती है वो झूठ है, इलीगल है, रॉन्गफुल है, एंड दे आर लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन अंडर 166 है इंडियन पेनल कोड। तो आप ये जानकारी लीजिए कि पुलिसों को इंक्वायरी का अधिकार नहीं होता है। अगर वो इंक्वायरी करते हैं तो आप इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर सकते हो। और इन्वेस्टिगेशन में भी आरटीआई में अगर आप कंप्लेनेंट हो तो डीजी का सर्कुलर है कि आप कंप्लेनेंट को देना ही चाहिए। उसी तरह से कंप्लेनेंट को फाइल नोटिंग्स ये देना ही चाहिए। ये पुलिस का एक कॉमन है कि इंक्वायरी चालू है या इन्वेस्टिगेशन चालू है हम आपको नहीं दे सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप उस पुलिस ऑफिसर को प्रोसिक्यूट कर सकते हो क्योंकि उन्होंने आपको झूठा इंफॉर्मेशन दिया है, डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन, एज वेल एज इट इज ए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय द पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि ही हैज बीन इंटरेस्टेड विद द इंफॉर्मेशन एंड ही हैज बीन डेलिगेटेड द पावर टू यूज दैट इंफॉर्मेशन इन ए प्रिस्क्राइब फॉर्म। इसीलिए आप कंप्लेंट को कोई भी पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के नाम पे उसके प्रोग्रेस का डिटेल्स को रोक नहीं सकता है, ये आप ध्यान में रखिए। और लास्टली वहां हमको बोर्ड चाहिए कि ये एफआईआर अगर रजिस्टर नहीं करते हैं तो 166A के तहत उस पुलिस ऑफिसर पे और उस सीनियर पीआई पे, और आप अगर 154(3) का एप्लीकेशन किया हो तो उस डीसीपी पे भी आप 166A के तहत उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर सकते हो। और ये सब करने के लिए हमको ये बोर्ड चाहिए जो हमारा अधिकार है, जो आरटीआई और गवर्नमेंट क्या कहती है कि वी शुड हैव ए इन्फॉर्म सिटीजनरी। जितना इन्फॉर्म सिटीजन्स है उतना डेमोक्रेसी और पावरफुल हो जाएगी और उतना ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आएगी जो आज कुछ लोगों में नहीं है। और मैं आपको फिर से दोहराना चाहता हूं कि हमारे आईएएस और आईपीएस इन्होंने अगर तय किया है कि मुंबई को अच्छा बनाना है तो उनको कोई भी नहीं रोक सकता है। अब मिसाल के तौर पे आपको दिखाता हूं कि हमारे आईएएस और आईपीएस कैसे मुंबई को तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हमारे आईएएस डीसीपी बोलो या एडिशनल एमसी बोलो, जो आईएएस है ये गाड़ी में घूमते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, क्या उनको रास्ते पे कोई भी चीज दिखती नहीं है? उनको रास्ते पे स्टॉल्स नहीं दिखते, बैनर्स नहीं दिखते हैं, उनका रास्ता बराबर नहीं दिखते हैं। तो ये सब चीज पे उन्होंने एक्शन लेना चाहिए। अब उनको स्टॉल पे दिखा तो दिस इज एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द रोड एंड प्लेइंग मिस्चिफ ऑन द रोड, तो सेक्शन 431 के तहत वो अगर डीसीपी ने डायरेक्शन दिया कि इसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए तो 8 दिन में मुंबई के फुटपाथ और रास्ते क्लियर हो जाएंगे, मगर वो नहीं करते।
उसी तरह से एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर तो बड़े बड़े बातें करते हैं, मगर जब वो घूमते हैं तो वो नहीं करते। वो अगर उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर सही तरह से काम नहीं करते हैं तो उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते हो? अगर एक एडिशनल सीपी और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर ये अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो हमारा ये इम्पैक्ट होता है हम पे कि ये आप नीचे के ऑफिसर से और जो कानून को उल्लंघन कर रहे हैं उसके साथ आपकी साठगांठ है, और इसीलिए आप नीचे के ऑफिसर्स पे, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स पे आप एक्शन नहीं ले रहे हो। एज पर द डिसिप्लिनरी एक्ट, whenever it is the duty of the senior officers to ensure that your subordinate officers shall discharge the duty with faithfulness, devotion and with vision and with integrity। अगर ये नहीं करते हैं तो ये जो डीसीपी है, एडिशनल सीपी है, डीजी है या एडिशनल एमसी है या डीएमसी है, इन्होंने अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर पे डिसिप्लिनरी एक्शन लेना जरूरी है, बिकॉज इट अमाउंट्स टू कल्पेबल फेलियर इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी or culpable negligence on the part of the officer which requires compulsory retirement before their retirement age। मगर ये कोई नहीं करते हैं। ये क्यों नहीं करते हैं? तो हमारा ये मानना है कि आपको कुछ उनका सामान मिलता होगा, या आप डरते हैं कि अपने डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी से। दोनों तरह से पब्लिक का नुकसान हो रहा है और आप फेलियर, इट इज द फेलियर टू डिस्चार्ज योर ड्यूटी। सो इस माध्यम से मैं इस लेटर को डीजी तक पहुंचाना चाहता हूं, मगर डीजी के जो ईमेल आईडी है, जो वेबसाइट से निकाले हुए है, वो सब बाउंस होते हैं। मैंने ये सब आपको साथ में बता दिया। मेरे हर सिटीजन से दरखास्त है कि ये जो मेरा मैसेज है वो आप सब पढ़िए, समझिए और आप भी इसको सपोर्ट कीजिए कि हमको हर ऑफिसर के कैबिन के बाहर उनकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके वरिष्ठ अधिकारी कौन है उनके कंप्लेंट करने के लिए, और अगर हमको सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट करना है तो हमको किधर करना है, और हमारा एफआईआर अगर रजिस्टर नहीं होता है तो कौन से कानून में होता है, ये सब अगर बाहर रह जाएंगे तो ये कानून को इम्प्लीमेंट करने में बहुत आसानी हो जाएगी और पुलिसों में भी एफआईआर कम हो जाएगा। क्योंकि आज जो चोर है, उच्चक्के हैं, उनको जानते हैं कि पुलिस वाले हमको संभालने वाले हैं, मगर ये सब अगर कैबिन के बाहर आ जाएगा तो पब्लिक को उनका हक पता चलेगा, और जिस दिन उनको अपना हक पता चलेगा तो पुलिस को अपना काम करना ही पड़ेगा। इस माध्यम से मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, जो होम मिनिस्टर भी है, ये कंपलसरी करने के मैं उनके पास दरखास्त करता हूँ। और आप इस तरह से अगर आपने पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन किया तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत इजी हो जाएगा और पुलिसों को भी अपना काम करने में बहुत आसानी हो जाएगी, उनकी ड्यूटीज भी बहुत कम हो जाएगी। और इसी वजह से मैंने लाइव वीडियो बनाया है, ताकि हर पुलिस ऑफिसर, हर आईपीएस ऑफिसर के पास ये पहुंचे और हर सिटीजन के पास ये पहुंचे कि उनका हक क्या है, कि हमको ये इंफॉर्मेशन कैबिन के बाहर होना चाहिए। इस तरह से मैं सभी को विनती करता हूं कि देश को बचाना है तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है, और जितना बड़ा ऑफिसर है उसके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सेक्शन आर्टिकल 351 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी आर्टिकल 51 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट 351, आर्टिकल 51 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने हर सिटीजन को ये अधिकार दिया है कि बड़े हुद्दे पे जो ऑफिसर्स है वो अगर करप्ट एक्टिविटीज करते हैं तो उनको एक्सपोज करना ये हमारा धर्म है। ये हमारे पे डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये हमारा धर्म है। अगर हम नहीं करते हैं तो हम पे भी ये कार्रवाई हो सकती है। तो जागरूक हो जाइए, इस देश को बचाइए, और जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, जो ईमानदार पब्लिक सर्वेंट है, उनको सपोर्ट कीजिए इस तरह से कि हम जो करप्ट है उनके ऊपर दबाव तैयार करें, उनको कानूनी तौर से हम उनके ऊपर कार्रवाई करें, और जो ऑनेस्ट है उनके साथ खड़ा रह के उनको मॉरल सपोर्ट और बढ़ा के हम इस देश को, इस महाराष्ट्र को और अच्छा बनाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।